ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स का देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये भी बहुत काम का, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी रहता है, तो इसको अच्छे से समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक पाइप है, यहाँ पे डायमीटर काफ़ी है, ज़्यादा है, और यहाँ पे डायमीटर बहुत ही कम है, छोटा एरिया है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। तो लिक्विड इंटर किया और लिक्विड यहाँ से निकला। तो यहाँ पे देखिएगा, लिक्विड जितना इंटर किया है, कहीं भी इस पाइप में ऐसा स्पेस नहीं है कि जो मास इंटर किया है वो मास कहीं और चला गया। जो मास इंटर किया है वही मास यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि लिक्विड जितना इंटर कर रहा है पाइप में उतना ही ना बाहर निकल रहा है। तो इसी चीज़ को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मास है। जितना मास इंटर करेगा उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इंटरिंग एट 1 इक्वल टू मास लिविंग एट 2, यानी जितना मास इंटर करेगा यहाँ पे उतना ही निकलेगा। तो हम लोग दोनों को बराबर कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। तो मास के लिए हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये ना होता है मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए ये वाला एरिया, यहाँ का एरिया दिया हुआ A1, इतना एरिया इंटू डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस टी टाइम में सपोज कीजिए यहाँ तक चला गया हो, सपोज कीजिए कि टी टाइम में यहाँ से यहाँ चला गया है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी हमको पता हो, यदि v1 हो और यहाँ का वेलोसिटी यदि v2 हो, तो हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है x वो हो गया v1 इंटू टी। तो हम बोलेंगे रो तो हो गया डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे करेंगे v1t। तो ये इतना यहाँ पे इंटर किया, अब लीव कर रहा है, मतलब पॉइंट 2 से बाहर जो निकल रहा है उसके लिए ऐसा ही इक्वेशन आएगा। तो रो इंटू एरिया वहाँ का कितना हो जाएगा A2, v1 के जगह वहाँ पे हो जाएगा v2 और टाइम t। अब जिसके इसमें से रो टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा v1a1 बराबर v2a2। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब हो गया v1a1 बराबर v2a2, यानी यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ का वेलोसिटी और एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तब ये तो समझने के लिए कर दिए थे। अब इस डॉट डॉट लाइन जो बनाया है इसको हटा लेते हैं। ये सारा बात तो समझने के लिए आपको बोले थे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ से v1a1 बराबर v2a2, तो यहाँ से भी कह सकते हैं v इंटू ए, ये दोनों बराबर है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया जहाँ पे कम हो, एरिया कम होगा, ये कांस्टेंट है ना, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी ना दोनों का गुना कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा, जहाँ एरिया कम वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। जैसे इस केस में ये पाइप है, यहाँ पे पाइप का एरिया कम दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी होगा ज़्यादा होगा और ये वेलोसिटी कम। यदि एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई पाइप है, कोई पाइप से पानी निकल रहा है, अब उस पाइप को थोड़ा सा प्रेस कीजिए, दबाइए, यहाँ पे दबाइएगा तो एरिया छोटा हो जाएगा। एरिया जैसे ही छोटा होगा, यहाँ से जो पानी निकल रहा तो जेट की तरफ बहुत तेज वेलोसिटी से निकलेगा। तो जैसे जैसे एरिया हम कम करेंगे उतना ही तेज जेट के रूप में वेलोसिटी से निकलता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं v1a1 बराबर v2a2 को, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी समझते हैं क्या क्या बात है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गया v1a1 बराबर v2a2। अब हम यहाँ पे एक टर्म सीखते हैं फ्लो रेट। फ्लो रेट करके क्वेश्चन में रहेगा, फ्लो रेट रहेगा, या फिर इसी को बोलेगा क्वेश्चन में रेट ऑफ फ्लो या वॉल्यूम फ्लो रेट। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों सेम ही बात है। इसका मतलब क्या है, फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम और रेट वर्ड है ना, ये रेट है, रेट ऑफ फ्लो वही चीज़ हो गया। तो रेट कहने का मतलब टाइम नीचे में आना चाहिए। तो वॉल्यूम बटा टाइम, इसी को बोलते हैं फ्लो रेट। वॉल्यूम को कितना लिखेंगे, अभी देखे थे, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए v इंटू टाइम, और नीचे में तो टाइम है ही, ये कट जाएगा तो यही चीज़ बन जाएगा v इंटू ए, उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में v आगे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को फ्लो रेट बोला जाता है या रेट ऑफ फ्लो। फ्लो रेट कहने का मतलब v है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है, फ्लो रेट कांस्टेंट होता है। फ्लो रेट इसी को बोला जाता है, v इंटू ए को फ्लो रेट बोल रहे हैं, यानी कि फ्लो रेट शुरू में 1 पॉइंट पे बराबर फ्लो रेट सेकेंड पॉइंट पे, ये भी बोल सकते हैं। तो आप लोग को नोट्स में लिख दिए, ये बहुत ही काम का चीज़ है। फ्लो रेट जहाँ रहेगा
तो V इंटू ए करेंगे। फ्लो रेट का मतलब V इंटू ए भी बहुत काम का है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, ये फ्लो रेट का मतलब है वॉल्यूम बटा टाइम। तो कैसे करके दिया जा सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, फ्लो रेट बराबर 5 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट। तो इसका मतलब समझ लीजिए 5 लीटर ऊपर पर मिनट, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो फ्लो रेट एक्चुअली में क्या है, वॉल्यूम बटा टाइम ही ना है। भले फ्लो रेट V इंटू ए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, वॉल्यूम बटा टाइम। तो यहाँ लीटर है वॉल्यूम और नीचे टाइम है मिनट में। तो इसको हमको ऐसा यूनिट में चेंज करना है। तो लीटर को चेंज करने के लिए हम पढ़े थे, कैसे चेंज करते हैं, लीटर को चेंज करना हो तो 10⁻³ मीटर का क्यूब करते हैं। लीटर को चेंज करना हो तो 1 लीटर में 10⁻³ हो जाता है मीटर क्यूब। और मिनट को चेंज करना है तो 60 सेकेंड। अब हो गया ऐसा यूनिट में सारा कुछ। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह से बात लिखा रहेगा कि फ्लो रेट इतना है। तो फ्लो रेट का सबसे पहले मतलब आप समझिएगा, जैसे ही क्वेश्चन में फ्लो रेट है मतलब V इंटू ए है, सबसे पहले तो ये समझिएगा। दूसरा लिखा रहेगा फ्लो रेट लीटर पर मिनट में लिखा रहे, तो लीटर को चेंज करेंगे, लीटर को चेंज करेंगे तो 10⁻³ करेंगे, और मिनट को, इस मिनट को चेंज करेंगे तो 60 सेकेंड करेंगे। तब जाके यहां से क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट को, इस सारे पॉइंट को अपने नोट्स में देख लीजिए, नोट्स में सारा लिखा हुआ है। तो ये एक स्प्रे पंप ले लिया। स्प्रे पंप कहने का मतलब होली में जो पिचकारी इस्तेमाल करते हैं ना, उसी टाइप का पिचकारी में यहाँ से कैसे करते हैं, प्रेस करते हैं तो इसके अंदर का जो लिक्विड होता है ये सब होल से बाहर निकलता है। यहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा होल किया हुआ है, इसको मान लीजिए N होल्स है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आप प्रेस करेंगे, यहाँ से पानी को बाहर धक्का देंगे तो यहाँ से सब लिक्विड सारे पाइप से, सारे होल से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से भी निकल रहा है, सारे से निकलने लगा। तो एक से हम लोग देख लेते हैं, एक का वेलोसिटी मान लेते हैं कि एक से जो निकल रहा है उसका वेलोसिटी V2 है और उसका एरिया A2 है। सब का एरिया सेम माने हैं, जितना भी होल है ये सब का एरिया सेम है, कितना A2, और सबसे पानी सेम वेलोसिटी से निकल रहा है, कितना V2। बस एक को हम लोग लिख कर दिखाए हैं, सबसे निकल रहा है। और यहाँ का एरिया A1 मान लेते हैं और यहाँ का वेलोसिटी V1। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। कंटिन्यूटी का इक्वेशन क्या था कि जितना मास यहाँ इंटर करेगा उतना यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए, यानी कि इधर का जितना V1 A1 होगा, V1 A1 इक्वल टू V2 A2, यानी यहाँ पे जितना V1 A1 होगा यहाँ बाहर निकलने वाला V2 A2 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ का इक्वेशन लिखते हैं V1 A1 बराबर यहाँ का। तो यहाँ पे बहुत सारा होल है, एक होल का पहले लिखिए, एक होल से जिससे पानी बाहर निकल रहा है वो हो गया V2 A2 इससे, और ऐसा ऐसा कितना होल है, बहुत सारा है, तो ऐसा ऐसा और भी जोड़ते जाएंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ क्या है, ये इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। जितना मास इंटर करेगा उतना ही ना मास बाहर निकलेगा। तो एक से सिर्फ निकलने से नहीं ना काम चलेगा, सबका से सबसे नहीं निकल रहा है, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। कितना मास इंटर कर रहा है, कितना मास लीव कर रहा है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। V1 A1 बराबर लिख देंगे कितना, V2 A2, ये तो एक पाइप का हो गया, एक से निकलने वाला होल से, बहुत सारा होल है ना, कितना N, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, इनटू N कर देंगे। तो स्प्रे पंप का जो भी क्वेश्चन होगा इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। रटना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट यही है, V1 A1 बराबर V2 A2, और जितना होल है 10 होल है इंटू 10 जितना रहेगा कर देंगे। इस पॉइंट को देख लीजिए आप। एक टैप ले लिए, इससे पानी गिर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं V1 है, और यहाँ पे जब आता है V2 है। यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। ये हाइट, ये जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं H है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये एरिया बड़ा बना है, ये एरिया छोटा, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड गिरेगा ये वेलोसिटी ज़्यादा होगा। हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जानते हैं, VA बराबर कांस्टेंट, वेलोसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया अपने आप कम जाएगा। तो जैसे जैसे लिक्विड नीचे की तरफ गिरेगा, लिक्विड गिरता जाएगा, स्पीड ज़्यादा होता जाएगा, जैसे जैसे स्पीड होगा उसका एरिया छोटा होता जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बोलता है। तो अब हमको ये जानना है, इन दोनों में इक्वेशन सेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी करेंगे, यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ लिखेंगे V1 A1 बराबर यहाँ का V2 A2। अब यहाँ का वेलोसिटी हमको दिया रहेगा तो यहाँ का वेलोसिटी निकल जाएगा।
सिंपल जैसे पार्टिकल गिरता है ना, पार्टिकल का ही इक्वेशन इसमें लगेगा। पार्टिकल h हाइट से गिरता है और यहाँ वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ v2 निकालने के लिए पार्टिकल के केस में काइनेमेटिक्स में क्या सीखते हैं, v2 का स्क्वायर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u के जगह 2g और ये वाला हाइट h, ये तो पार्टिकल का है फॉर्मूला। तो ये भी फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा। लिक्विड जब गिरे h हाइट से तो पार्टिकल का जो फॉर्मूला लगता है यहाँ भी वही लगेगा। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है। इस इक्वेशन से यहाँ से v2 निकाल लेंगे ये वाला, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये लगाएंगे, v1a1 बराबर ये v2a2। फिर जो क्वेश्चन पूछा होगा, ज़्यादातर इस केस में पूछा जाता है कि यहाँ का एरिया कितना होगा, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पॉइंट को देख लीजिए नोट्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके पहले जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड बात बताएं एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसमें क्या क्या पर है, v1a1 बराबर v2a2, एरिया छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा। फ्लो रेट किसको बोलते हैं, फ्लो रेट मतलब v इंटू ए। फ्लो रेट कभी कभी लीटर में दिया रहता है, लीटर पर मिनट में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, अभी बताए थे आपको। उसी तरह से और कुछ कुछ बात पढ़ाए थे, अब सब रिवाइज करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 19, ये AIPMT मेडिकल 2015 में पूछा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्प्रे पंप है, ये भी यहाँ वेलोसिटी कह रहा है कि v है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस, पंप का रेडियस r है, एरिया नहीं दिया, रेडियस दिया है, और क्या क्या छोटा वाला जो होल्स है ये सब, उसका रेडियस है छोटा r, वेलोसिटी v, लिक्विड इन द ट्यूब। ट्यूब इसको बोल रहा है, होल्स इसको बोल रहा है, तो ट्यूब में वेलोसिटी v है, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, तो वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, v1a1 बराबर v2a2, v1 के जगह ये v, एरिया के जगह पाई r स्क्वायर, v2a2 कहने का मतलब ऐसा ऐसा ढेर सारा है, इंटू n होल्स छूट गया है, n होल्स है तो इसको n से मल्टीप्लाई कर लेंगे। v2 कितना है, v डैश, एरिया कितना है छोटा वाला, ये छोटा रेडियस ना है, पाई r स्क्वायर इंटू n हो गया, जो कैंसिल होता है पाई को कैंसिल कर लीजिए, v डैश बराबर v r स्क्वायर बटा r स्क्वायर इंटू n। कौन सा आंसर होगा, इसका आंसर हो गया डी। देखिए क्या है, वी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एन, इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन नंबर 50, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए करके इसमें क्या दिया है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका दोनों का डायमीटर दिया हुआ है, एक छोटा डायमीटर 2.5, एक ज़्यादा है, ठीक है। रेशियो ऑफ वेलोसिटी, तो वही हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, लगा दीजिए, v1a1 बराबर v2a2, रेशियो वेलोसिटी यानी v1 बाई v2 बराबर a2 बटा a1, एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर ना, तो पाई पाई कट जाएगा, r2 बटा r1, ये ना हो जाएगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई पाई तो कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, ये हो गया r2 बटा r1। रेडियस कितना दिया, r2, ये डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस लिखेंगे तो डायमीटर बटा 2 ही ना करेंगे, तो यहाँ पे d2 बटा 2 करेंगे, नीचे भी d1 बाई 2 होगा, 2 तो कट जाता ना है, तो डायमीटर वही जो रेडियस का रेशियो वही डायमीटर का रेशियो आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, RT है, R2 है 3.75 और ये है 2.5, इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, ये पॉइंट को हटाते हैं तो एक पॉइंट यहाँ होगा तो एक यहाँ 0 बन जाएगा, 5 से काटते हैं, फिर भी ये कटेगा 25 से, 3/2 का स्क्वायर है तो 9/4, ये 3 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 9, यह है एम्स 2018 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप से होगा, तो कैलकुलेशन कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि वाटर इमर्जेस आउट फाउंटेन एज वर्टिकल ट्यूब एट द रेट, इतना रेट जहाँ लिखा हुआ है मतलब फ्लो रेट, फ्लूइड मैकेनिक्स में कहीं भी रेट लिखा, इतना रेट से पानी निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है, मतलब फ्लो रेट रहता है वो, फ्लो रेट का नाम v इंटू ए, और उसका यूनिट में कैसे दिया हुआ, लीटर पर मिनट, तो आपको बताए थे क्या करना है वहाँ पे चेंज करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाटर इमर्जेस आउट एज ए फाउंटेन, तो फ्रॉम वर्टिकल ट्यूब, इसका कहने का मतलब ये है कि इस तरह का यदि ट्यूब बना है यहाँ से ऐसे ट्यूब, तो यहाँ से पानी ऐसे फाउंटेन की तरह निकलता है,
जो भी है इतना एरिया में आएगा, कुछ दूर तक जाता है, यहाँ से वेलोसिटी से कुछ निकलता है और यहाँ पे आकर रुक जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी तो जीरो हो ही जाएगा। यहाँ वेलोसिटी v है लेकिन ऊपर जाके जाते जाते जीरो हो जाता है। कितना ऊपर जाता है? हाइट बोल रहा है कि 10 मीटर, 10 मीटर हाइट तक, यहाँ से यहाँ तक ये पानी का फुहारा, पानी का फाउंटेन ऊपर जाता है। ठीक है, तो कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द ऑफ द ट्यूब। ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया हमसे पूछा गया है और दिया हुआ एक डाटा और फ्लो रेट दिया हुआ है। तो फ्लो रेट कितना दिया हुआ है? 3000 लीटर पर मिनट, ये दिया हुआ ना 3000। ये फ्लो रेट एक्चुअली में क्या होता है? v इंटू ए होता है। फ्लो रेट कहने का मतलब v इंटू ए। अपने को क्या चाहिए? एरिया चाहिए। ये एरिया चाहिए तो v चाहिए, तो वेलोसिटी निकल जाएगा यहाँ से किसी पार्टिकल को, क्योंकि फ्लूइड में, ये फ्लूइड है ना, फ्लूइड में वही फार्मूला लगता है जो पार्टिकल का वेलोसिटी के लिए यदि लगाना हो तो यहाँ से यहाँ फेंके किसी पार्टिकल को तो फार्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी जीरो, u के जगह तो यही ना है v माइनस 2gh, तो v बराबर √2gh। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आप लोग को ये पता रहता है, तो ये सब इतना लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है। ये तो पार्टिकल काइनेमेटिक्स का है कि यहाँ से वेलोसिटी से फेंके तो यहाँ जीरो आया, यहाँ से गिरता h हाइट, यही ना h है, h हाइट गिरता तो वही वेलोसिटी होता जो फेंकने पर होता है। तो ये जो वेलोसिटी है v, ये हमको पता है √2gh होगा। ये वेलोसिटी हमको पता है तो एरिया आराम से निकल जाएगा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2g की जगह 10, h भी हो गया 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर है 10 √2, ये √2 रह गया, ये 10 का स्क्वायर है तो बाहर हो गया। वेलोसिटी हो गई, एरिया निकालना है। अब 3000 है तो 3000 लिख लेते हैं, लीटर है तो 10⁻³ और मिनट है तो 60 सेकेंड लगा दिए, या फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इस जीरो को रहने दीजिए, ये 3 जीरो गया, इसको कैंसिल कर दिया, ये खत्म हो गया 20, ये 1/20 यहाँ पे आया 1/20 और ये हो गया v इंटू ए। v कितना है? 10√2, ये चीज़ है 10√2, तो एरिया चाहिए था तो 1/20 इंटू 10√2, v इधर आ गया ना। अब इसको बस सॉल्व करना है, देखना है क्या आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग अलग, ऑप्शन देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, 35, 40, 80, 17 सब अलग अलग है। तो यहाँ पे शॉर्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैसे, ये 10 है ना, 10 का जीरो हटा देंगे, यहाँ इसको 2 मानेंगे, 10 का 1 मानेंगे, जीरो नहीं मानेंगे, तो बस यहाँ पे √2 मानेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो 1/2√2, ऊपर नीचे √2 से यदि गुना किए तो नीचे भी 2 बन गया, ये दोनों मिलाकर 2 बना, ये 2 तो था ही, ये दोनों मिलकर 4 बना, ऊपर में बन गया 1.4। यहाँ से कटेगा 2, 0.7, ये कटेगा तो 70 या 7 मानिए, ये 35 वाला आंसर होगा, यानी आंसर ए। फिर से बता देते हैं कैसे कैलकुलेशन किए, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन किए हैं। इतना तक तो हमको पता था कि इतना तक तो ये सब हुआ है, अब कैलकुलेशन का बारी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे शॉर्ट कैलकुलेशन, जीरो को नहीं मानेंगे, जीरो का मतलब कुछ नहीं अपने लिए, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सब अलग अलग है, जैसे एक है 30, 35, एक 40, एक कुछ और। यदि ऐसा आंसर आता 35, 350, 0.35, इसमें जीरो को हम लोग खत्म नहीं करते, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, ये भी 35, ये भी 35, जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 0.35 है, तो इन तीनों केस में बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू 35, 35, 35 है, तो हम लोग यहाँ से जीरो को नहीं हटाते। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो आराम से हम लोग हटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इतना हो गया, ऊपर नीचे ये 1 को हटाइए, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो ये तो 2 बन गया, ऊपर हो गया कितना 1.4, नीचे हो गया 4, काटेंगे 35, कट गया ना, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 35, तो 35 वाला आंसर होगा, आंसर ए। तो यहाँ पे शॉर्ट कैलकुलेशन को आप सीखिए कि कैसे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 66 का क्वेश्चन नंबर 122, पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 122। इसको नीट वाले जो नीट का प्रिपरेशन खास कर करते हैं, इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हार्ट ऑफ मैन पंप इतना लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, यानी लीटर पर मिनट दिया है, मतलब फ्लो रेट दिया है। तो हम लोग एक दो डाटा चाहे तो लिख सकते हैं, ये लिखा हो v इंटू ए दिया हुआ है 5 लीटर पर मिनट, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर क्यूब में। आगे लिखा है
प्रेशर ऑफ, एट प्रेशर ऑफ, यानी प्रेशर कितना है 150 mm ऑफ मरकरी। 150 mm मतलब लेंथ, हाइट। बैरोमीटर याद है ना, बैरोमीटर में जो हाइट होता था h, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर कितना होता था, रो जी एच, मरकरी है तो रो एम जी एच। तो कहने का मतलब कुछ नहीं, ये जो 150 mm ऑफ मरकरी लिखा है इसके कोरस्पॉन्डिंग आराम से प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच, रो के जगह मरकरी और एच के जगह 150 mm है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, डेंसिटी दिया हुआ इतना इतना, जी दिया हुआ, तो पावर ऑफ हार्ट, हार्ट का पावर कितना है। तो आप वर्क एनर्जी चैप्टर में चले जाइए, अपने दिमाग को लेके जाइए वर्क एनर्जी में। पावर का एक फार्मूला था F.V, यदि आप पढ़े हो वर्क एनर्जी तो यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है F.V। यदि थीटा 0 डिग्री हो तो F इंटू वी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फोर्स का फार्मूला, ये तो पावर का फार्मूला हो गया। फोर्स का फार्मूला कितना होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू वी, ठीक है। वी इंटू ए तो फ्लो रेट हो गया ना। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्लो रेट। क्वेश्चन में दिया हुआ है वी इंटू ए, ही फ्लो रेट है, और वो दिया हुआ है 5 लीटर पर मिनट। ये जो ब्लड का है पंप 5 लीटर पर मिनट। तो अब इसको चेंज कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ 60, ये 12 हो गया, यानी कि नीचे 12 और 10⁻³ को नीचे ले आए तो +3, ये हो गया फ्लो रेट, यानी वी इंटू ए की जगह। ये तो ठीक है, यहाँ पे वी इंटू ए तो फ्लो रेट हो गया ना, तो यहाँ पे इसको वी इंटू ए को, ये जो डाटा है इसको ला के रख देंगे यहाँ। अब ये प्रेशर, ये है प्रेशर, तो प्रेशर के लिए 150 mm है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर निकालते हैं, रो एम जी एच, यही होता है प्रेशर। मरकरी का 13.6 इंटू 10⁻³ है, जी का वैल्यू 10, एच का वैल्यू 150, mm है ना, mm है मिलीमीटर में, तो 10⁻³ तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन करना नहीं है आपको। यहाँ पे आइए, आप डाटा सॉल्व कीजिए, प्रेशर के जगह इतना सबको वैल्यू को रखिए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो हटा दीजिए। यहाँ पे इंटू 10 इंटू 150 प्रेशर की जगह हो गया, और ए इंटू वी ये हो गया फ्लो रेट, इतना हो गया फ्लो रेट। फ्लो रेट ये है, उसके जगह पे ये डाटा है 1/12 इंटू 10⁻³। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है तो एक एक बात को नहीं ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन पहले हम एक बार देखेंगे। ऑप्शन देखिएगा तो एक ऑप्शन है 235, एक है 3, एक है 1.5 करने वाले 15, और एक है 1.7 करने वाले 17, यानी ऑप्शन सब अलग अलग है। एक है 235, एक है 30, एक है 15, एक है 17, सबका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। ये जो पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, पॉइंट का हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, पॉइंट को हटा दीजिए सिर्फ, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सबका अलग अलग है। तो जैसे ही अलग अलग है रफ कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तब इसका रफ कैलकुलेशन करते हैं। ये 13.6 हो गया, इसको 15 लिखिए, और नीचे में ये 12 को लिखिए। 10 टू द पावर है ये सब, इसको पॉइंट को, ये सब को हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा रफ में कैलकुलेशन करते हैं। 3 से, ये 4 से, 4 से कटेगा ना, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4। अब 5 से गुना करेंगे, ये 17 हो गया। जैसे ही इससे गुना करेंगे तो 1.7 करना है, 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 17। तो 17 वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही आंसर होगा। तो 17 का वैल्यू बस डी है, आंसर हो गया डी। तो देखिए यहाँ पे, बस ये देखिए, आपको सीखना है सिर्फ फिजिक्स नहीं। आप फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिक्स का काम है ये सब सिखाना, लेकिन ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये जब तक आप अच्छे से नहीं जानेंगे तब तक फास्ट कैसे होंगे। तो आपको फास्ट जानने के लिए कैलकुलेशन का पोर्शन बहुत ही अच्छे से जानना है, तभी जाके एग्जाम में आपको दूसरे लड़कों से स्पीड ज़्यादा रखने के लिए यही काम करना पड़ेगा। तो देखिए, समझिए, दिक्कत है, थोड़ा खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आएगा कि कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इसी में आंसर ऐसा होता 1.7, 17, ये सारे में न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करेंगे तो 17, 17, 17, 17 है। ऐसे में हम लोग जीरो को जो हटाए हैं, यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, यहाँ का जीरो, पॉइंट, ये सबको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसके कारण जीरो का वेरिएशन आ रहा है, कहीं जीरो ज़्यादा, कहीं जीरो कम। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये तब करेंगे जब का न्यूमेरिकल वैल्यू किसी का 17, किसी का 20, किसी का 25, सब का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो, तो शॉर्ट में कैलकुलेशन, अप्रोक्स में कैलकुलेशन करेंगे, तभी भी आंसर दिख जाएगा, उसी के आसपास आंसर आएगा। इस चीज़ को आप सीखते चलिए। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपसे पावर पूछा था तो ये फॉर्मूला था,
फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया किए तो एरिया और वी मिलकर फ्लो रेट बन गया। फ्लो रेट दिया हुआ था इतना, उसको चेंज कर लिए थे, तो ये डाटा दिया हुआ था। प्रेशर चाहिए था तो प्रेशर को बोला हुआ था मरकरी के हाइट के फॉर्म में, तो निकाल लिए प्रेशर को भी, सारे चीज को ले जाके इसमें डाले हैं तो सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 5। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि टैप है, पानी गिर रहा है, यहाँ का कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड ये v1 दिया हुआ है, v1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टैप यानी A1 दिया हुआ है 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है, सब ऐसा यूनिट में है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्ट्रीम एट इतना मीटर बिलो, ये इतना मीटर बिलो पे ये एरिया चाहिए, ये एरिया ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होगा। तो पहले V2 निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन दोनों में लगा देंगे। तो V2 निकालने के लिए V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2GH करेंगे। V1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू जी हो गया 10, H बराबर 0.15, एक जीरो हो गया 1.5, 2 3 हो गया, ये तो 3 हो गया, इधर 1 है, ये 4 हो गया, यानी कि V2 बराबर 2, ये V2 आ गया 2। अब इन दोनों में कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा लीजिए, V1 A1 बराबर V2 A2, इन दोनों पॉइंट के बीच कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो V1 हो गया 1, एरिया है कितना 10⁻⁻⁴, V2 है 2, एरिया चाहिए तो 0.5 बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कर लें तो A2 बराबर इधर नीचे आ गया 2, ये 2 आ गया नीचे, तो ये हो गया 0.5 10⁻⁴। ऐसा करके है 5 करके आंसर में 2 है A और C, तो इसको इधर कर लीजिए, तो ये 5 हो गया 10⁻⁻5, यानी इसका आंसर हो गया C। तो देख लिए क्या क्या इक्वेशन यहाँ पे लगाए हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 12, ये जेई मेन 2020 का है, पिछले साल जेई मेन का क्वेश्चन है। देखिए पाइप का डायमीटर दिया हुआ, मैक्सिमम डायमीटर मिनिमम डायमीटर, ज़्यादा और कम वाला डायमीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि रेशियो मिनिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। जहाँ पे डायमीटर कम होगा वहाँ वेलोसिटी बहुत तेज होगा, जेट की तरह निकलेगा। सिंपल, V1 A1 बराबर V2 A2। जहाँ पे ये चीज़ मैक्सिमम होगा, एरिया मैक्सिमम होगा, वहाँ पे वेलोसिटी क्या देगा, मिनिमम। हमको रेशियो क्या चाहिए, मिनिमम बटा मैक्सिमम वेलोसिटी का। ये मिनिमम वेलोसिटी ये हो गया, मिनिमम मैक्सिमम ये होगा, ये रेशियो चाहिए। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा। मिनिमम बटा मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो चाहिए A2 बटा A1। ये तो पाई आर स्क्वायर रेडियस के फॉर्म में हो जाएगा, R2 बटा R1 का स्क्वायर। रेडियस वही होगा जो डायमीटर का फॉर्मेट में होगा। R2 कितना दिया हुआ है 4.8, और ये हो गया 6.4। पॉइंट को हटा दीजिए, इसका स्क्वायर के फॉर्म में है, 8 से कटेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16। आंसर हो गया इसका D। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। एक्चुअली में बर्नौलीज थ्योरम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग जो वर्क एनर्जी में पढ़ते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही फ्लूइड में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बर्नौलीज थ्योरम बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में किसको किसको एनर्जी को जोड़ते हैं, तो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम कर दीजिए, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका सम करेंगे ये तीनों का, तो वो चीज़ कांस्टेंट होगा उसका सम। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर तो हो गया ठीक है P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं ½ mv²। पर यूनिट वॉल्यूम में यहाँ वॉल्यूम लिख दें तो मास बटा वॉल्यूम, ये V अलग है, यहाँ स्पीड है, ये वॉल्यूम है, ये कैपिटल V है। मास बटा वॉल्यूम कितना हो जाता है रो, डेंसिटी ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, इसका वॉल्यूम कर दें V, तो मास बटा वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा
रो जी एच, तो इन तीनों का सम कांस्टेंट होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये चीज़ कांस्टेंट होता है, यही है बर्नौलीज थ्योरम। तो एक्चुअली में बर्नौलीज थ्योरम कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसमें चूंकि फ्लूइड पढ़ रहे हैं ना, लिक्विड, तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि लिक्विड वॉल्यूम के पर यूनिट वॉल्यूम में ना देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ साथ एक प्रेशर एनर्जी भी होता है, सिर्फ प्रेशर उसको लिखेंगे। तो ये तीनों का सम, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसको बोल बोल के नहीं हम लोग लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये कांस्टेंट होता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। देखिए ये है बर्नौलीज थ्योरम, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। तो हम लोग 2 पॉइंट के बीच अप्लाई करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे 2 पॉइंट के बीच में अप्लाई करते थे, यहाँ भी 2 पॉइंट के बीच में अप्लाई करें। तो 1 P1 V1 H1 लिखेंगे, यहाँ पे P2 V2 H2 लिखेंगे। और एग्जाम्पल के लिए एक पाइप ले लेते हैं इस तरह से, यहाँ V1 यहाँ पे V2। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हॉरिजेंटल लेवल है, सपोज कीजिए यहाँ पे हॉरिजेंटल ये है, पाइप हॉरिजेंटल है, ये ग्राउंड है। तो ये जो इस पॉइंट का हाइट देखेंगे, तो इसके लिए H1 और इसके लिए जो H1 है, दोनों के लिए तो सेम है H2, और यहाँ के लिए हाइट देखें H1, ये दोनों तो सेम है, तो H1 H2 सेम हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, H1 बराबर H2 होगा। तब जब ये पाइप कैसा हॉरिजेंटल हो, तो हम लोग को सिलेबस में लगभग जितना 99.9% क्वेश्चन होता है उसमें पाइप हॉरिजेंटल ही लेना है आपको, लगभग। तो H1 बराबर H2 हो जाएगा यदि पाइप हॉरिजेंटल है। यदि कोई पाइप ऐसा है तो यहाँ का जो हाइट होगा और यहाँ का हाइट होगा नीचे से, दोनों हाइट तो सेम हो जाएगा, तो H1 बराबर H2 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। अब टर्म जो है रिड्यूस होकर ऐसा बन जाएगा, ये दोनों तो खत्म ही हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये तो रहेगा ही नहीं टर्म, बस इतना ही है बर्नौलीज थ्योरम। यानी कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये तो टर्म ही नहीं रहेगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन बर्नौलीज थ्योरम का। यहाँ से काम आसान हो गया। अब H को लेकर जाना नहीं, कहीं पर H लेके जाना नहीं। अब इसी इक्वेशन को लिखते हैं, इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो ये इक्वेशन आ गया। अब बर्नौलीज थ्योरम सिंप्लीफाई फॉर्म पे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ये जो रो जी एच का टर्म है नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल पाइप है ना, तो हॉरिजेंटल पाइप में H1 बराबर H2 रहता है हॉरिजेंटल में, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन ये देखें और एक इक्वेशन कंटिन्यूटी का देखे थे, V इंटू ए बराबर कॉन्स्टेंट। ये दोनों इक्वेशन से देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा। जहाँ पे एरिया, ये एरिया कम हो तो वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा होगा। ये हम लोग पहले सीखे थे। पाइप को, कोई पाइप, पानी का पाइप को पतला कर दे, दबाएं तो जेट की तरह पानी निकलता है, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है। एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। यहाँ आ जाइए, ये कांस्टेंट है। यदि ये वेलोसिटी ज़्यादा कर लें, ये वेलोसिटी को ज़्यादा कर लें, इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए, कांस्टेंट है, ये ज़्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, तो प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ से समझ लीजिएगा लैंग्वेज के फॉर्म में, जहाँ पे वेलोसिटी आपको बहुत ज़्यादा दिखे, जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा दिखे वहाँ प्रेशर बहुत ही कम होगा। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे एरिया पतला हो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। यहाँ पे देखिए इन दोनों केस में एरिया पतला यहाँ कम है तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए वहाँ प्रेशर कम होगा। तो हम बोलेंगे कि ये प्रेशर P2 और ये प्रेशर P1 में ज़्यादा कौन होगा, ये प्रेशर ज़्यादा होगा और ये प्रेशर कम होगा। जहाँ वेलोसिटी कम होगा वहीं पे प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, ये प्रेशर कम है, तो दोनों का डिफरेंस प्रेशर का यदि चेक करना हो तो यहाँ से करते हैं चेक। इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस करेंगे तो P1 माइनस P2 बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, कॉमन लेंगे रो बाई 2, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये प्रेशर का डिफरेंस को डेल्टा P भी लिख सकते हैं, इस प्रेशर के डिफरेंस को डेल्टा P। तो बर्नौलीज थ्योरम जो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है, प्रेशर का डिफरेंस। किसी भी 2 पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस निकालना हो तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो लिख रहे हैं, किसी भी 2 पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस निकालना हो तो बस फटाक से ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये दोनों क्या है, वेलोसिटी है।
दो पॉइंट के बीच का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, V1 कौन है V2 कौन है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस तो प्लस क्वांटिटी आएगा ना, तो यहाँ पे ज़्यादा वाला वेलोसिटी रखिएगा, ये ज़्यादा वाला रहेगा और ये वेलोसिटी कम वाला रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो, ये आंसर माइनस में नहीं लाना है ना, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस है, पूछ रहा है प्रेशर का डिफरेंस, तो प्रेशर का डिफरेंस तो प्लस ही क्वांटिटी होगा ना, माइनस में नहीं बोलना है। प्रेशर का डिफरेंस 10 20 ऐसे प्लस में बोलना है। तो यहाँ पे V2 माइनस V1 याद रखिएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वाला क्वांटिटी आएगा और यहाँ पे कम वाला आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस में आंसर आने लगेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, ये वाला फॉर्म बर्नौलीज थ्योरम का यहीं पे इस्तेमाल है। जो बर्नौलीज थ्योरम ये सब पढ़ रहे हैं ना इतना देर से, बस यहीं पे पहुंचने के लिए पढ़ रहे थे कि दो पॉइंट के बीच यदि प्रेशर का डिफरेंस आपको चाहिए तो एकदम याद रखिएगा ρ/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह पे करते हैं। अब देखते हैं बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे एरोप्लेन में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एरोप्लेन को जैसे ऊपर लेके जाता है, अपवर्ड लिफ्ट फोर्स जो उसको उठाने में कौन सा लगता है वो समझिए। तो यहाँ पे जो विंग्स होता है प्लेन का, कुछ इस शेप का होता है। मतलब इस शेप कहने का मतलब ऊपर में ये वाला एरिया ज़्यादा रहेगा, ये एरिया कम रहता है, इस तरह से कर्व जैसा रहता है। तो ये बताइए, इधर से जो वेलोसिटी गया इस तरह से जाता है, जो एयर है, एयर इस तरह से जाया, यहाँ पे एयर इधर गया और दोनों एयर यहाँ पे मिल गया, फिर ऐसे गया। तो ये बताइए, यहाँ से एयर एक गया और यहाँ से नीचे से एयर गया, इसको इतना लेंथ कवर करना है, ऊपर वाले एयर को ज़्यादा लेंथ कवर करना है उतना ही टाइम में, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो ऊपर में वेलोसिटी एयर का ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो ये हो गया, ये प्लेन का विंग्स हो गया, ऐसे होता है ना प्लेन। अब देखिएगा प्लेन बना हुआ, तो ये होता है उसका विंग्स, यहाँ निकला हुआ ये वाला, उसका हम डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ऊपर में मान लेते हैं कि ऊपर में जो वेलोसिटी है यहाँ पे ऐसे करके एक्चुअली में जाता है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी V2 मान लेते हैं और नीचे में वेलोसिटी V1 है। तो ये दोनों में ज़्यादा वेलोसिटी इसका होता है, क्योंकि ऊपर में इतना दूरी तय करना होता है, तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, ये वेलोसिटी कम होता है। और अभी हम लोग पढ़ चुके बर्नौलीज थ्योरम में कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो ऊपर में प्रेशर ये P2, ये प्रेशर कम होता है, और नीचे में प्रेशर P1, ये ज़्यादा प्रेशर होता है। अब ये दोनों में प्रेशर का डिफरेंस आ गया, नीचे में ज़्यादा है तो नीचे से भी फोर्स एक लगाएगा, फोर्स वाला पर होता है ना फार्मूला, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो नीचे से ज़्यादा फोर्स लगेगा और ऊपर से कम फोर्स लगेगा। तो नीचे से ज़्यादा लगने के कारण एक अपवर्ड लिफ्ट फोर्स, यानी उसको उठाने वाला, प्लेन को उठाने वाला एक फोर्स लगता है। तो इन दोनों में देखें डिफरेंस, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये विंग्स हो गया प्लेन का, इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस यदि डेल्टा पी है, सपोज कीजिए डेल्टा पी है प्रेशर डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच, तो यहाँ पे एक ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। वो कितना फोर्स लगाएगा, प्रेशर हमको पता चल गया, डेल्टा पी प्रेशर का डिफरेंस, तो डेल्टा पी इंटू ये वाला एरिया। तो इतना अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट फोर्स लगते रहता है प्लेन पे। अब जैसे प्लेन का यहाँ पे अलग से एक डायग्राम बना लें, यहाँ पे फिर से ये हो गया विंग्स। तो ऊपर के इसी फोर्स को हम लोग बना रहे हैं फिर से कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, डेल्टा पी है, और नीचे में उसका mg भी लगता है, जो प्लेन का वेट है वो भी नीचे है। तो ये प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेवल में यदि उड़ता रहेगा, इसका मतलब अपलिफ्ट फोर्स, ऊपर की तरफ जो लिफ्ट करने वाला फोर्स है वो फोर्स, और नीचे का उसका वेट, ये दोनों बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा। यानी कि फोर्स डेल्टा पी ए बराबर mg होगा। इस केस में फ्लाइट आराम से उड़ता रहेगा। यदि ये वाला फोर्स ज़्यादा हुआ, ऊपर वाला लिफ्ट कराने वाला फोर्स, तो प्लेन राइज करने लगेगा, और यदि mg ज़्यादा हुआ तो नीचे डाउन करने लगा। यही है एरोप्लेन का कंसेप्ट। ऊपर में इसको राइज कराना है तो यहाँ पे डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है ना, डेल्टा पी, इसको निकालने का फार्मूला हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं। बर्नौलीज थ्योरम में तो यही चीज़ तो सिखाता है कि डेल्टा पी कैसे निकालते हैं। तो डेल्टा पी का फार्मूला ρ/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही तो डेल्टा पी है। V2 V1 कौन सा हो गया, एक ये वाला वेलोसिटी, एक ये प्लेन के विंग्स के ऊपर वाला वेलोसिटी जो कि ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे V2 होगा ज़्यादा वाला, और यहाँ पे कम है तो ये डालेंगे। रो हो गया किसका डेंसिटी, एयर का। एयर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं 1.3 लेना है, आपको फर्स्ट डे ही बताए थे जब यहाँ पढ़ा रहे थे। तो एयर का डेंसिटी इतना लेना, नहीं तो क्वेश्चन में दे देता है लगभग 1 देता है, नहीं तो 1.3 लेना है। तो अब जो हम लोग को ये जो फोर्स लग रहा है प्लेन के विंग्स को ऊपर उठाने वाला, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड लिफ्ट फोर्स F,
उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डेल्टा पी ए। डेल्टा पी तो है ना प्रेशर का डिफरेंस, और एरिया से गुना कर दीजिए, ये वाला जो एरिया है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया। यही है फोर्स जो कि लगता रहता है विंग्स पर ऊपर के डायरेक्शन में, ये विंड लगाता रहता है। तो बोर्ड पे देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या बात हुआ है, डिस्कशन। तो अभी जो पढ़े हैं एक बार फिर से उसको देख लेते हैं, क्या पढ़े हैं। ये विंग्स है प्लेन का, इधर वेलोसिटी V2, इधर वेलोसिटी V1। तो इन दोनों के बीच जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो डेल्टा पी का फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए, रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। जैसे ही डेल्टा पी हो गया तो जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट फोर्स लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स, वो लगेगा डेल्टा पी ए। बस उसी में एरिया से बस खाली गुना कर दीजिएगा। फोर्स चाहिए ऊपर के डायरेक्शन में, तो डेल्टा पी जो निकला हुआ है बर्नौलीज थ्योरम से, उसमें बस एरिया से गुना करना है। और ये हम जानते हैं कि पूरा प्लेन का वेट यदि mg है, तो यदि बैलेंस है, प्लेन आराम से उड़ रहा है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों को बराबर करना है तो कर सकते हैं, डेल्टा पी ए ये फोर्स बराबर mg। यही बस कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोग पढ़े हैं, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए एरोप्लेन बना है, इसका विंडो है, ये सब विंडो बना हुआ है। तो एरोप्लेन के विंडो पे कितना फोर्स लगेगा हमको ये जानना है। फोर्स ऑन विंडो ऑफ एरोप्लेन, यानी इसका जो विंडो है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पूरे प्लेन को ऊपर के डायरेक्शन में, यानी उसका विंग्स जो था, उसके विंग्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट फोर्स लगता था, तो पूरा प्लेन ऊपर जाता था, तो वो अलग चीज है। अब हम लोग कहाँ पे फोर्स पढ़ रहे हैं, विंडो पे। जितना भी प्लेन का विंडो सब है, इस पे प्रेशर, इस पे फोर्स लगेगा कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए विंडो के अंदर में, बाहर में तो प्लेन के बाहर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है, लेकिन प्लेन के अंदर में वेलोसिटी 0 होता है। तो ये दोनों डिफरेंस के कारण अंदर में प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लीजिए कि लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है, और ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहने के कारण प्रेशर ऊपर में कम हो जाता है बाहर में, और अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा प्रेशर। इसके रिस्पेक्ट में बाहर में यदि प्रेशर बहुत कम जाए, तो अंदर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही ज़्यादा है विंडो को धक्का देने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा विंडो के अंदर में, यानी प्लेन के अंदर में अब जाते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 रहता है, लेकिन प्लेन के बाहर में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये वेलोसिटी के अंतर के कारण एक प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है, तो फोर्स लगेगा। तो पूछता है वही कि फोर्स कितना लगेगा विंडो पे, ये अलग क्वेश्चन हो गया। उसके पहले विंग्स पे कितना लगता था वो अलग था। तो इसका होगा फोर्स कितना लगेगा, तो वही फॉर्मूला डेल्टा पी इंटू एरिया। डेल्टा पी तो अभी भी रट चुके हैं कि रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया किसका, ये एरिया किसका, विंडो का। ये जो विंडो है इतना दूर, इस विंडो का ये वाला एरिया, बस ये एरिया लेना है आपको विंडो का। V1 V2 में कौन सा, एक तो 0 है और एक V है, तो इसको 0 ले लीजिए, जो कम वाला है उसको 0 ले लीजिए, और इसको कितना लेंगे V। अब क्वेश्चन में डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको फोर्स निकल जाएगा कि प्लेन के विंडो पे कितना फोर्स लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैसे कि कोई घर हो, सपोज कीजिए कोई हाउस है, अब बहुत तेज हवा चल रहा हो, अंदर में रूम के अंदर तो हवा लगभग नहीं ही चलेगा क्योंकि बंद रहेगा ना रूम। ये बिल्कुल बिल्डिंग कोई है, रूम है जिसके अंदर हवा नहीं चल रहा है, उसका वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, रुका हुआ, और बाहर में बहुत ही तेज चल रहा है। तो अंदर में, बाहर में जो प्रेशर है, बहुत तेज वेलोसिटी के कारण प्रेशर घट गया, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर घट जाएगा। और अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, जैसे वैसे ही जैसे अभी विंड, उसके अंदर विंडो में देख रहे थे, प्लेन के विंडो में सेम सिचुएशन यहाँ भी है। कोई हाउस है, यहाँ वेलोसिटी विंड स्ट्रोम न है, विंड स्ट्रोम कहने को ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण, यहाँ प्रेशर कम जाएगा, यहाँ प्रेशर कम जाएगा, और अंदर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ये ज़्यादा, तो इसको धक्का देगा। तो धक्का देगा, यहाँ पे धक्का देगा एक फोर्स से। इसके कारण क्या होगा, इसका छत, कभी कभी इतना तूफान आता है, जैसे टोर्नेडो आता है, टोर्नेडो में बाहर में इतना ज़्यादा वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी के कारण प्रेशर इतना कम जाता है कि छत को उड़ा लेता है, छत को ही उखाड़ लेगा बिल्कुल, तो ब्लो कर जाता है, पूरा का पूरा छत उखड़ जाता है। तो ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है उसको निकालने के लिए। तो वो फोर्स पूछता है कि कितना, तो अभी जब सीखे हैं फोर्स निकालना हो तो डेल्टा पी ए, और प्रेशर, प्रेशर का डिफरेंस ऊपर और नीचे, इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, तो बर्नौलीज थ्योरम याद रखिए, रो बाई टू
V2² माइनस V1² इंटू एरिया। अब V1 V2 कितना लेना है, एक तो वेलोसिटी 0 दिख रहा है अंदर में रूम के अंदर और एक बाहर में V है, तो ये वाला हो गया V और रूम के जो अंदर वाला है उसको 0 ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो आपको फोर्स निकल जाएगा कि अपवर्ड डायरेक्शन में छत को उखाड़ फेंकने वाला फोर्स कितना लग रहा है, देख लीजिए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको करके क्या है। कह रहा है कि एयरक्राफ्ट का मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है और कह रहा है कि टोटल विंग एरिया, टोटल एरिया यानी विंग्स का एरिया दिया हुआ है इतना, फ्लाइट स्पीड इतना दिया हुआ है, फ्लाइट स्पीड दिया हुआ है। देखिए हमारे पास दो स्पीड का ज़रूरत था, एक विंग के ऊपर एक विंग के नीचे, V1 V2, तब काम बनता। लेकिन ये जो फ्लाइट का स्पीड दिया है इससे ज़्यादा कुछ बात बनेगा नहीं। फाइंड प्रेशर, क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस यानी डेल्टा P निकालना है। फाइंड प्रेशर डिफरेंस यही निकालना है बिटवीन लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द विंग। ये हो गया विंग बना दिए, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस चाहिए। तो प्रेशर डिफरेंस का एक फार्मूला तो ये था, ρ/2 V2² माइनस V1² इंटू एरिया। तो यहाँ पे ये दोनों स्पीड नहीं दिया हुआ, V1 V2 नहीं दिया हुआ, सिर्फ फ्लाइट का स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कि ऊपर में और नीचे में विंड कितना तेज चल रहा है, वो दोनों स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो ये दोनों नहीं देने के कारण इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये जो डेल्टा P इससे नहीं निकलेगा। तो दूसरा तरीका है, मास दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो डेल्टा P इंटू एरिया लगता है, एरिया तो दिया हुआ विंग्स एरिया, और नीचे में जो लगता है उसका वेट लगता है mg। तो जब फ्लाइट उड़ रहा हो बिल्कुल लेवल में, कहने का मतलब एक लाइन में, तो ये दोनों बराबर होगा ऊपर और नीचे का फोर्स। तो डेल्टा P A बराबर mg, हमको चाहिए था ना डेल्टा P, तो डेल्टा P बराबर mg बटा एरिया। m दिया हुआ है, g हो गया, एरिया दिया ही हुआ विंग्स एरिया। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो देख लीजिए, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे, जितना भी है सारे क्वेश्चन को करते हैं। पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 22, AIPMT मेडिकल 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, विंड का स्पीड दिया हुआ है पैरेलल टू रूफ ऑफ हाउस। तो हम लोग जानते हैं हाउस में जो रूफ पे जो फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में लगता है, ऊपर की तरफ, उखाड़ फेंकने वाला फोर्स। एरिया और ये सब दिया हुआ है। अंदर में, रूम के अंदर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, फोर्स एग्जर्टेड बाय वी इन द रूफ एंड द डायरेक्शन। कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो को पता है ऊपर की तरफ, तभी तो छत उखड़ जाता है बाहर की तरफ, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, A और D होगा। अब A और D में से चेक कर लेते हैं बना के, फोर्स चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्ट फार्मूला डेल्टा P इंटू एरिया। डेल्टा P तो याद रहता है, ρ/2 V2² माइनस V1² इंटू एरिया। अब ये जैसे रूम है, अंदर में वेलोसिटी 0, बाहर में वेलोसिटी V, तो एक तो 0 हो गया, ये तो 0 ही हो जाएगा। तो रो, एयर का रो ऐसे दिया 1.2, लेकिन हम लोग याद रखते हैं कितना, 1.3 याद रखते हैं, तो 1.2 ही रहने देते हैं। 2, ये कितना स्क्वायर हो गया, ये 40 दिया हो ना, 40 का स्क्वायर। एरिया, एरिया कितना दिया, 250। बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो कितना हो जाएगा 1.2। अब न्यूमेरिकल वैल्यू सबका देखिएगा, हमारे पास तो आंसर तो समझ में आ गया ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में दो आंसर है, 2.4, 4.8, यानी 24 एंड 48। तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, 0 हटा लेते हैं, ये पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को भी हटा लेते हैं, ये पॉइंट को हटा लिए, 0 को हटा लिए, तो 4 का 16 हो गया। ये 25/2, ये 8 से कटा, 25 × 200, ये 200 हुआ, 200 का 0 हटा दीजिए, ये 0 हटा दीजिए, 2 से 12 में गुना हुआ तो 24, ये 24, यानी आंसर हमारा होगा ए वाला, ए आंसर हो गया। और ये आपको पता है कि इस कंडीशन में कैसा फोर्स लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ठीक है, क्योंकि बाहर में प्रेशर बहुत कम गया, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, और अंदर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ना, तो ये धक्का देता ऊपर की तरफ, तो छत उखड़ के बाहर की तरफ फेंका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 29, पेज नंबर 55 का 29 है, नीट 2013 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस हॉरिजॉन्टल पाइप, पाइप हॉरिजॉन्टल है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल, यानी कहीं एरिया कम होगा, कहीं पे एरिया ज़्यादा होगा।
तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट नैरोएस्ट पार्ट, जहाँ पे पतला पाइप होगा वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग V1 A1 तो यही तो जानते हैं। एरिया जहाँ कम हुआ, नैरो हुआ, कि जेट की तरह पानी की तरह, जो जेट की तरह पानी निकलता है बहुत तेज वेलोसिटी से, तो वो सही बात है। आगे प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग डायग्राम बनाएं, यहाँ पे V1 और यहाँ पे प्रेशर को P1 लिख लें और यहाँ पे V2 प्रेशर को P2। तो यहाँ पे पतला है तो ये वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा होने से जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, ये वेलोसिटी कम होगा लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही वाला हो गया ऑप्शन ए कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पार्ट और प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया है वो वाला पार्ट पे प्रेशर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 25। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ठीक से हम लोग को अच्छे से देख के जाना है। देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है। ए प्लेन इन द लेवल फ्लाइट, मतलब प्लेन उड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ईच ऑफ द टू विंग्स ऑफ एरिया इतना, यानी प्लेन का जो दो विंग है, एक का एरिया इतना दे रहा है, ईच ऑफ टू विंग है जो एरिया इतना, तो टोटल एरिया कितना ले ले, दो विंग ना है, एक विंग का एरिया उतना दिया हुआ है, तो दो विंग का कितना एरिया हो जाएगा, टोटल एरिया का हमको जरूरत पड़ता ना है, तो डबल कर लेंगे, 25 दिया है ना, 25 का डबल कर लेंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। और स्पीड ऑफ एयर दिया इतना ओवर लोअर विंग, यानी विंग के नीचे में जो विंग्स है ना उसके नीचे में दिया हुआ इतना और ऊपर में दिया है स्पीड इतना। ठीक है, डिटरमाइन द प्लेन मास। तो देखिए यहाँ पे ये विंग्स हो गया, ऊपर का स्पीड v2 और नीचे का स्पीड v1, ये दोनों दिया हुआ है। ये स्पीड कितना है 234 किलोमीटर पर आवर में है और ये कितना है 180 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में गुना करें तो 5/18 से गुना करेंगे तो ये कट कर 65 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। v1 v2 निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, अब चाहिए कि डिटरमाइन द प्लेन मास। ठीक है, तो इसका फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये चीज ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो डेल्टा पी इंटू एरिया और नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है mg, उड़ रहा है यदि प्लेन तो ये दोनों बराबर होगा, डेल्टा पी एरिया इंटू mg, ये बराबर होगा डेल्टा पी का तो प्रेशर का डिफरेंस बर्नौलीज थ्योरम से आराम से रटे हुए रहते हैं हम लोग, ρ/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू एरिया mg। अब देखिए v2 कितना है, v1 कितना है, एरिया कितना है, ये सब डाटा हम लोग को पता है। v2 इन दोनों में से ज़्यादा जो है वेलोसिटी उसको आगे में रखेंगे, कोई रटना नहीं है, आगे है पीछे है कुछ नहीं, जो ज़्यादा है उसको आगे रखिए। ज़्यादा ये 65, तो ये हो गया 65 का स्क्वायर कर लेंगे, v1 है 50, एरिया 25 लें कि 2 इंटू कर दें तो डबल करेंगे ना, लिखा है कि ईच ऑफ टू विंग, यानी दो विंग है, ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि टोटल एरिया ऑफ विंग इतना, नहीं, दो विंग है, एक का एरिया है 25, तो टोटल एरिया कितना हो गया, तो 2 इंटू करेंगे, यानी 25 में 2 से गुना करेंगे तब टोटल। जी का वैल्यू पता ही हमको मास चाहिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे रो, एयर का रो, क्योंकि एयर में ना ये सब एयर का ना वेलोसिटी है, तो एयर का रो दिया हुआ 1, वैसे हम लोग 1.3 लेते हैं लेकिन 1 दिया हुआ है तो इसी को लेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, m का वैल्यू चाहिए तो m का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो इसको खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको समझा दिए हैं कि कैसे कैसे काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 11, ये है एम्स 2018 का क्वेश्चन। देखिए क्या है, विंडो है प्लेन का, उसका एरिया दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। प्लेन फ्लाइंग स्पीड इतना, देखिए स्पीड वहाँ पे 630 लिखा है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये 930 है, 930 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो लिख रहा है यहाँ दिख रहा है इतना कर लीजिएगा करेक्शन, इतना स्पीड होगा। हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द विंडो, तो विंडो पे कितना फोर्स लगेगा प्लेन पर, हम लोग काम कर चुके हैं, फोर्स कितना लगेगा, तो डेल्टा पी इंटू एरिया, और डेल्टा पी होता है ρ/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू एरिया। इसमें से एक स्पीड तो विंडो के अंदर में, प्लेन के अंदर में जीरो ही था स्पीड, बाहर में जो स्पीड है ये वाला, वो स्पीड हम लोग भी ले लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सिंपल है, इसको खुद से कर लीजिएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 22, ये एम्स 2015 का क्वेश्चन है। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन किए थे। इसमें क्या था,
विंग्स का टोटल एरिया दिया है, उसमें क्या था एनसीईआरटी में, ईच ऑफ विंग, यानी डबल किए थे वहाँ पे एरिया, यहाँ पे टोटल जोड़ के बोल रहा है कि टोटल एरिया ऑफ विंग्स इतना दे दिया है। अब कह रहा है कि स्पीड ऑफ एयर एबव और बिलो दिया हुआ इतना, देन फोर्स ऑफ एरोप्लेन बाय एयर, फोर्स कितना लगता है डेल्टा पी इंटू ए, तो डायरेक्ट कर लेंगे, आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। फोर्स ऑन एरोप्लेन, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है डेल्टा पी इंटू ए, डेल्टा पी का फॉर्मूला रो बाई टू V1 स्क्वायर इन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू ए, वेलोसिटी सब तो दिया ही हुआ है, सारा मीटर पर सेकंड में, यहाँ चेंज ही नहीं करना था, एनसीईआरटी में तो किलोमीटर पर आवर में था तो चेंज करना पड़ा था। तो यहाँ आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, बस कैलकुलेशन है खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 16, ये जेईई मेन 2020 का है, लास्ट ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में डायग्राम में ए पॉइंट को यहाँ दिखा दिया, यहाँ नहीं है, बिल्कुल यहाँ बीच में, और बी पॉइंट भी ऊपर नहीं है, बिल्कुल बीच में है। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेशर वाटर चेंजेस बाय इतना बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो प्रेशर चेंज करता है या प्रेशर का डिफरेंस है वो दे रहा है इतना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, पतला है ना, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा लेकिन प्रेशर कम होगा। तो आपसे क्वेश्चन में इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर का डिफरेंस डेल्टा पी दिया हुआ है 700 यूनिट, जो भी है यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, प्रेशर का डिफरेंस दिया हुआ है। अब कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका A1 A2, एरिया दिया हुआ 40 है, एक 20 है, सेंटीमीटर में है, चेंज कर लेंगे। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो, हमको रेट ऑफ फ्लो चाहिए, तो रेट ऑफ फ्लो को V इंटू एरिया बोलते हैं, तो हमको V इंटू एरिया एक्चुअली में चाहिए, रेट ऑफ फ्लो मतलब V इंटू एरिया। अब देखिएगा इसका काम हम शुरू करते हैं कि कैसे काम करें। तो हम लोग डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है बर्नौलीज थ्योरम, डेल्टा पी, बस डेल्टा पी को ही याद रखना है, रो1 बाई रो2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इतना होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ लगाएं इन दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों पॉइंट के बीच, तो एक फॉर्मूला आ जाता है V1 A1 V2 A2 V1, एरिया कितना यहाँ का, एरिया 40 और V2 एरिया है इसका कितना 20, ये 2 हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं V2 बराबर 2V1, 2V1। तो जहाँ V2 है यहाँ पे 2V1 कर लें, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना, है, तो ये 4V1 का स्क्वायर हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा ना, तो डेल्टा P बराबर रो बाई 2, यहाँ से इसे घट के कितना हो गया 3V1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग V1 निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से V1 निकल जाएगा तो रेट ऑफ फ्लो हमको चाहिए ना, तो V1 A1 भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो, या फिर V2 A2 भी, देखिए रेट ऑफ फ्लो चाहिए ना, तो V1 इंटू A1 बोलिए, या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही तो रेट ऑफ फ्लो है ना, तो V1 ऑफ A1 बराबर V2 A2 जो बोलिए, इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा रेट ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे V1 निकाल लेते हैं, V1 निकालते ही काम बन जाएगा, एरिया तो पता ही है, तो ये हो गया 700 रो लिक्विड का कितना है, वाटर है तो 1000 है, 3V1 V1 का स्क्वायर, यही तो निकालना है V1 का। अब यहाँ पे देखिए कैसे करके काम करें, एग्जैक्ट काम नहीं भी कर सकते, या तो डबल जीरो है, डबल जीरो गया, ये 2 से कटा 5 15, यानी V1 स्क्वायर बराबर 7/5 3 15, ये लगभग 14 के बराबर है, कटेगा 2 से 1/2, तो यहाँ से बोल सकते हैं V1 बराबर 1/√2। अब फ्लो रेट चाहिए, ये फ्लो रेट यहाँ लिखाते हैं, फ्लो रेट V1 इंटू A1 कर लेते हैं, V1 तो दिया हुआ है 1/√2, और एरिया 1 यहाँ वाला, वो एरिया 1 कितना है 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब डाटा क्वेश्चन देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है, पहला का कितना है 18, पहला ऑप्शन क्या दिखा हुआ है 1810, 1810 को यहाँ पॉइंट बना लें तो 18 ही बोलेंगे ना, दूसरा कितना है इतना, तो 30 पॉइंट है तो इसको लगभग 18 बोलेंगे, लगभग 30 बोलेंगे, दूसरा है 27-20, तो पॉइंट यहाँ बना लें तो इसको 27 बोलेंगे, तो सबका न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है तो आराम से रफ में कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दें, ऊपर नीचे √2 से यदि गुना कर लें तो नीचे ये दोनों मिलकर 2 बना, और ये 20 मतलब 20 बना, 20 का हम लोग 2 लिखते हैं, और ये √2 का हो गया 1.4 इसका, तो ये दोनों गुना होगा तो कितना होगा 28, तो लगभग पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट का हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो लगभग 28 वाला आंसर होगा, 28 के आसपास। तो 28 के आसपास वाला कौन सा आंसर है 27.20, ये वाला 28 के लगभग आसपास है, तो यही आंसर हो गया। तो देखिए कैसे कैसे काम हुआ, क्या क्या चीज़ का ज़रूरत था इस क्वेश्चन में, एक बार बोलिए तो फिर से बता देते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था,
इन दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस दिया हुआ था कि इन दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस है 700 का। तो प्रेशर डिफरेंस का एक फार्मूला आता है ये, ठीक। अपने को चाहिए था रेट ऑफ फ्लो, तो V1A1 यहाँ पे यदि लिखें तो V1A1, यहाँ पे लिखें V2A2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो यही होता है, तो दोनों में से कोई भी लिखिए। V1A1 बराबर V2A2 लिखे, एरिया दिया था 40-20, तो उससे हमको V2V1 में एक रिलेशन आया, इस V2 को उठा के यहाँ पे डाल दिए, इससे हमको पूरा V1 में आ गया टर्म। तो V1 यहाँ पे सॉल्व करते 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 V1 निकाल लिए, V1 निकाल लिए, फिर फ्लो रेट निकालना था, V1A1 में आ गया। फिर थोड़ा सा यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर लिए ताकि आंसर तक हम लोग जल्दी पहुंच सके। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो इसका मतलब ये है स्पीड ऑफ इफ्लक्स का, जैसे कोई बोतल है, जैसे कोई भी बोतल हो और इसमें पानी हो और इसमें एक छोटा सा होल कर दीजिए, कोई बोतल है उसमें छोटा सा होल कर दीजिए, होल करते ही यहाँ से पानी गिरने लगेगा बाहर। तो जितना स्पीड से निकलता है, जितना स्पीड से पानी इस होल से बाहर निकलेगा, इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो सिंपल है, किसी भी बोतल, किसी भी कंटेनर में छोटा सा होल करें और पानी उससे जितना स्पीड से निकले, उसी को स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोला जाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है, कितना होता है। मान लेते हैं कि एक कंटेनर है जिसमें h हाइट तक पानी है। तो यहाँ से जो पानी गिरेगा, यहाँ पे होल है छोटा सा, उसका स्पीड होगा बाहर निकलने का पानी का √2gh। ये बर्नौलीज थ्योरम सॉल्व करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम यहाँ और यहाँ के बीच लगाते हैं तो अपने आप आ जाएगा। तो उसको करना नहीं, आपको इसको डेराइव नहीं करना है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, h। लेवल जो पानी का h है, तो पानी जो बाहर निकलता है इसी को स्पीड ऑफ इफ्लक्स करते हैं, इस होल से बाहर जो निकल रहा है, इसका फार्मूला हो गया √2gh। तो आपको नहीं लगता ऐसा फार्मूला जब पार्टिकल h हाइट से गिरता है, कोई भी पार्टिकल को h हाइट से आप गिरा दें, यहाँ वेलोसिटी 0 है, तो काइनेमेटिक्स में पढ़ना होता है ये स्पीड कितना होता है √2gh। तो ये सेम फार्मूला है पार्टिकल की तरह ही। तो बस इसमें आपको क्या जानना है कि कभी भी कोई पानी जब लिक्विड जब बाहर निकले तो आपको ये जानना है कि हाइट कितना है, ये जो सरफेस है, ये जो लेवल है पानी का, वहाँ से ये हाइट कितना है h, जितना रहेगा वही फार्मूला में √2gh आएगा। और सिमिलर है उसी के जैसा, जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी या किसी पार्टिकल को जब गिरा दे तो h हाइट गिरता है, √2gh होता है, वही स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। अब कोई जरूरी नहीं कि होल यहीं पे हो, ये जो होल यहाँ किया गया, ये होल यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दूसरा एग्जाम्पल यदि लें, ये लिक्विड है, होल यहाँ पे कर दिए हैं, होल कोई ज़रूरी नहीं यहीं पे हो, और लिक्विड पूरा ये भरा हुआ है, और ये हाइट सपोज कीजिए कि कैपिटल H है, और ये जो है लेवल सरफेस, सरफेस से होल तक का जो डेप्थ है, सरफेस से होल तक का, वो स्मॉल h है। तो यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा उसका फार्मूला में √2g, कौन सा h होगा, ये वाला h होगा, ये नहीं, ये कितना पानी है वो उससे मतलब नहीं है, होल है, जहाँ होल से सरफेस का बीच का दूरी, ये सरफेस है, ये होल है, इसका बीच का दूरी बस ये होना चाहिए h, ये वाला h होगा। नीचे में पानी है उससे मतलब नहीं है, बस ये वाला हाइट हमको मतलब होता है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ इफ्लक्स। अभी आपको कभी कभी पूछता है कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है, यहाँ से उसका फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट। तो फ्लो रेट आपको तो पता ही है, V/A बोलते हैं। तो V तो ये हो गया √2gh, और एरिया यहाँ पे यदि सर्किल होगा, सर्कुलर होगा, तो उसका πr² ले लेंगे, कुछ और शेप का होगा तो उसका एरिया यहाँ पर ले लेंगे। तो आपको कभी कभी स्पीड ऑफ इफ्लक्स के साथ साथ यहाँ पे फ्लो रेट भी पूछ देता है। तो नोट्स में देख लीजिए पॉइंट। एक कंटेनर लिए, इसमें पूरे h हाइट तक पानी ले लिए, ऊपर से h डेप्थ पे यहाँ पे एक होल किए। तो यहाँ पे स्पीड हमको पता है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स कितना होता है √2gh। यहाँ से पानी निकला तो पानी इस तरह से निकल कर गिरेगा, क्योंकि पानी का यहाँ स्पीड होगा ना। किसी भी बोतल में आप सुई से हल्का सा होल बना दें तो पानी गिरेगा बिल्कुल कर्व प्रोजेक्टाइल की तरह। तो ये पार्टिकल की तरह ही प्रोजेक्टाइल की तरह गिरेगा यहाँ तक। तो ये चीज़ रेंज हो गया, इतना दूर को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है
बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ से गिरने का टाइम वेलोसिटी है तो v इंटू टी कर लेंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते हैं, लेकिन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा। ये जो रेंज होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू रूट अंडर एच टॉप इंटू एच बॉटम। 2 इंटू रूट अंडर एच टॉप कहने का मतलब ये टॉप दूरी, यानी कि इस होल से टॉप का दूरी कितना है, ऊपर का टॉप लेवल का इस होल से, और एच बॉटम कहने का मतलब इस होल से बॉटम का डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो एच टॉप मतलब ये दूरी हो गया एच इंटू एच बॉटम कहने का मतलब ये दूरी, तो कितना हो जाएगा, पूरा था एच कैपिटल एच, इसमें से इतना स्मॉल एच घटा ले तो ये दूरी हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। फिर से एक बार देख लीजिए रेंज का फॉर्मूला। ये रेंज चाहिए तो 2 इंटू एच टॉप इंटू एच बॉटम। एच टॉप हो गया ये डिस्टेंस, एच बॉटम हो गया ये वाला, बॉटम से होल का डिस्टेंस ये, तो एच माइनस एच कैपिटल एच ये था पूरा, तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए रेंज को मैक्सिमम करने के लिए बोलता है कि रेंज मैक्सिमम ये जो होगा कब होगा, कहाँ पे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए ये जो रेंज है आया हुआ, रेंज बराबर इतना फॉर्मूला आया हुआ है, इसको मैक्सिमम करना हो तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन करके जीरो करेंगे, तो करेंगे तो आपको ये आएगा कि रेंज जो मैक्सिमम आएगा वो तब जब हाइट जो है जो एच है ये एच आएगा एच बाई टू, आधा आधा, यानी कैपिटल एच है, ठीक इसको बीचों बीच यहाँ पे कर दें तो एच बराबर एच बाई टू बोलेंगे ना, इसका आधा पूरा का हाफ है, ये चीज़ पूरा डिस्टेंस है उसका हाफ है, तो यहाँ पे जब होल करेंगे तब जो पानी निकलेगा उसका ये रेंज आएगा मैक्सिमम, ये रेंज आएगा मैक्सिमम उस टाइम। तो ये डिफ्रेंसिएशन करने से आएगा कि आर मैक्स कब आता है, जब एच बराबर एच बाई टू कितना, तो यहाँ पे आएगा आर मैक्स का वैल्यू जो आता है ये वो हो जाता है इतना के बराबर, जितना हाइट है उतना ही ये आएगा एच, आर मैक्स आएगा एच के बराबर। देखिए एच बराबर एच बाई टू को डाल दीजिए इस फॉर्मूला में तो आपको रेंज मैक्सिमम निकल जाएगा। यहाँ से देखिए रेंज मैक्सिमम निकालना है तो टू इंटू रूट अंडर एच, एच इंटू एच माइनस एच है तो एच की जगह कितना हो गया एच बाई टू इंटू एच माइनस एच बाई टू करेंगे, यहाँ पे एच बाई टू करेंगे तो ये भी एच बाई टू ही बनेगा, तो एच बाई टू इन दोनों का कॉमन बाहर निकलेगा एच बाई टू, टू से टू कटेगा, आर मैक्स कितना आ गया एच। तो यहाँ पे देखिएगा इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई कंटेनर है उसके ठीक बीचों बीच होल करेंगे तो जब गिरेगा पानी तो ये रेंज मैक्सिमम होगा। ठीक बीचों बीच कहने का मतलब एच बराबर कितना, पूरे हाइट का आधा। अब ये रेंज मैक्सिमम होगा तो कितना मैक्सिमम होगा ये रेंज, जितना पानी कंटेनर में था एच तक वो एच होगा इतना दूर, जो मैक्सिमम रेंज होगा एच के बराबर होगा, जितना हाइट है उतना ही आएगा। तो नोट्स में इस पॉइंट को देख लीजिए। सपोज कीजिए कि ऊपर से एच हाइट पे एक होल किए हैं, ये पूरा है, यहाँ से पानी निकला और यहाँ पे गिरा, ये रेंज का फार्मूला, ये जो रेंज होगा उसका फार्मूला हम लोग 2 एच टॉप यानी ये एच और एच बॉटम मतलब ये वाला दूरी एच माइनस एच, इतना होता है रेंज। ठीक है, एक काम और करते हैं हम लोग, यहाँ पे होल करते हैं, यहाँ पे एक और होल करते हैं, ये भी नीचे से एच पे किए हैं, यहाँ से देखते हैं कि रेंज कितना आता है। यहाँ से जब पानी निकलेगा ये भी गिरेगा तो यहाँ का भी रेंज निकालते हैं दूसरा केस का, 2 इंटू एच टॉप, यहाँ से एच टॉप ये कितना दूरी होगा, ये वाला दूरी, तो एच को घटा दें तो बोलेंगे एच माइनस एच, ये हो गया यहाँ से यहाँ का दूरी, और एच बॉटम तो ये हो गया एच। आपको नहीं लगता दोनों सेम है, यहाँ एच इंटू एच माइनस एच है, यहाँ भी एच इंटू एच माइनस एच है, ये दोनों तो सेम है। तो हम ये बोलेंगे कि ऊपर से एच या नीचे से एच होल करें तो दोनों के लिए रेंज, ये रेंज सेम होता है, क्योंकि फार्मूला में जब ये एच होगा तो ये एच होगा, नीचे का डिस्टेंस एच माइनस एच होगा, कैपिटल एच माइनस एच, यहाँ होल करेंगे तो ये एच हो गया और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस एच, तो ये दोनों रेंज बार बार सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ऊपर से एच डेप्थ उतना ही नीचे से यदि डेप्थ पे एक होल बना दें तो ये दोनों से जो पानी निकलेगा दोनों के लिए रेंज सेम आएगा। तो नोट्स में देख लीजिए पॉइंट।
ठीक है, कंटेनर ले लिए हैं, कंटेनर में पानी, यहाँ पे होल है, होल से पानी निकल रहा है, तो पानी का जो लेवल है धीरे धीरे गिरने लगेगा। सपोज कीजिए कि कुछ टाइम के बाद गिरते गिरते ये लेवल यहाँ नहीं है, कुछ देर के बाद यहाँ पे लेवल आ गया, यहाँ पे नया लेवल आ गया। ये डिस्टेंस अब है एच डैश। शुरुआत कितना था, ये दूरी एच था, ये था, बाद में अब लेवल यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए पूछा जाता है कभी कभी कि टाइम कितना हो गया। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग कर लेते हैं कि इनकेस कभी क्वेश्चन पूछने दे कि यहाँ से एच लेवल से एच डैश लेवल तक, इस लेवल तक गिरने में कितना टाइम लगा। तो उसका फार्मूला होता है ए बाई ए हो गया ये पूरा का पूरा जो बड़ा जो आपको दिख रहा है ना एरिया, ये वाला एरिया, और ये एरिया हो गया होल का एरिया, छोटा सा, ये पूरा का पूरा कंटेनर का एरिया है, ये होल का एरिया है। ए बाई ए रूट अंडर 2/g रूट एच माइनस रूट एच डैश, ये फार्मूला होता है। एच से एच डैश तक गिरा, एच से एच डैश लेवल तक आ गया, तो इतना दूर में कितना टाइम लगा, तो इतना फार्मूला होता है। इसमें देख लीजिए, ए हो गया ये वाला एरिया, छोटा ए हो गया होल का एरिया, 2/g रूट एच डैश, एच हो गया पूरा का पूरा शुरू में जितना था, एच डैश बाद भी कितना है। अब इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरा का पूरा एच लेवल तक था पानी, ये भरा हुआ पूरा इम्पिटी हो जाए, यानी ये चीज लेवल गिरकर यहाँ आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा, पूरा खाली होने में टाइम कितना लगेगा। तो इसी फार्मूला में एच तो ठीक है, एच डैश कितना हो जाएगा, ये चीज जब पूरा ये गिर जाए, ये लेवल गिरते गिरते जीरो हो जाए, तो एच डैश तो खत्म हो जाएगा ना, एच डैश तो जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो कर दीजिए। तो ये फार्मूला पूरा खाली होने का टाइम कितना हो जाएगा 2, और ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो अंदर चला जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा कंटेनर को इम्पिटी होने में इतना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछता भी नहीं है क्वेश्चन में, एक बार बस देख लीजिएगा ये वाला फार्मूला कि पूरा इम्पिटी होने में ये टाइम लगता है, ज़्यादा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन अब करते हैं पेज नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 7। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, देखिए करके। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्मॉल होल ऑफ एरिया, यहाँ का एरिया दिया हुआ इतना है, प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक, मतलब कि पूरी तरह से भरा हुआ है। हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ है 2 मीटर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल, रेट फ्लो रेट चाहिए, तो रेट ऑफ फ्लो v इंटू एरिया होता है, v दिया हुआ है, ये v कितना हो जाता है √2g ना, ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो गया, किसी भी बॉटम से नीचे से जो निकलेगा स्पीड ऑफ इफ्लक्स अभी अभी पढ़े हैं, √2gh। और एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2 mm है, mm का मिलीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है। √2g हो गया 10, h कितना है, h अभी 2 दिया हुआ इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे मिलीमीटर है, चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज नहीं करेंगे। इसका कारण ये है कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सबका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, एक है 12.6, तो दूसरा है 2.23, तीसरा 8.9 और चौथा है 6.4, सब अलग अलग है। तो हम लोग मिलीमीटर, सेंटीमीटर, 10 टू द पावर, पॉइंट, इस सब का कोई वैल्यू नहीं देंगे। अब काम करेंगे तो दो का 2 बार है, 2 बाहर निकल गया, वो बाहर निकलेगा, इससे गुना हो जाएगा तो 4 बन जाएगा, ये 2 का निकलेगा ना 2, इससे गुना होगा 4, √10 लगभग 3 के बराबर है, √10 यानी √9 के बराबर है, 10 लगभग 9 के बराबर है, रूट करेंगे तो 10, और इन दोनों को गुना कीजिए 4 और 3 को, तो कितना हो जाएगा लगभग 12, यानी 12 के आसपास वाला आंसर, यानी कि आंसर कौन सा हो गया ए 12.6। अब 10 टू द पावर जो आना है आए, एक ही ना आंसर है 12.6 का, तो ये आंसर हो गया। ऐसे करने से ना क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये बहुत फास्ट होगा। देखिए फिजिक्स का काम है यहाँ तक बताना, फिजिक्स का काम है स्पीड ऑफ इफ्लक्स √2gh बताना, रेट ऑफ फ्लो बताना कि ये होता है, इतना दूर तक फिजिक्स बताता है। इसके बाद का जो काम है कैलकुलेशन, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे फास्ट होते हैं। तो जितना जल्दी आप सीखेंगे कि कहाँ कहाँ चालाकी करते हैं और कितना जल्दी आंसर तक पहुँचते हैं, तब एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन आपको आता रहेगा, लेकिन टाइम ही नहीं रहेगा, छूट जाएगा। तो आपको टाइम विद इन टाइम में बनाने के लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 55,
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है एम्स 2019 का क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें, हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डायग्राम तो दिख ही रहा है आपको। तो रेंज बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच टॉप इंटू एच बॉटम। एच टॉप कितना दिख रहा है, एच बॉटम दिख रहा है 0.25, ये हो गया 0.25 इंटू एच टॉप। तो 1 मीटर पूरा हाइट है ना, उसमें से घटा लेंगे 0.25 तो 0.75 होगा। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 3, इतना आ जाएगा ना। ये 0.25 दो बार है, रूट से बाहर हो जाएगा 0.25 और इससे गुना होगा तो 50 होगा ना, तो एक पॉइंट होगा 2 इंटू 0.25 रूट 3 हो जाएगा। इन दोनों को गुना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0.5 बनेगा रूट 3। रूट 3 को हम लोग बोल सकते हैं 1.7। अभी पॉइंट चाहे तो हटा लीजिए, पॉइंट का जरूरत नहीं है, इसको 5 लिखिए और इसको 17 लिखिए। ये लगभग होगा 85 के आसपास। तो 85 के आसपास का आंसर कौन सा है, ये देखिए यहाँ पे 85 के आसपास का है 86, यानी आंसर हो गया डी। आप चाहें तो इसको कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, मीटर सेंटीमीटर ये सब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी डाटा आएगा इसको आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम लोग उसको नहीं करना है क्योंकि सबका न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग ना है, एक 46 है एक 56 है, सेम तो है नहीं। तो सेंटीमीटर में करें मीटर में करें जिसमें भी करें, आंसर तो हमको आने से ना मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग बस चालाकी कर लेना है, यहाँ पे चाहे यहीं से चालाकी कर लीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, यहीं से चालाकी कर लेते, पॉइंट नहीं रखते। यहाँ पे आप लिखते 0.25 है तो इसको हटा लेते, इसको भी हटा लेते, तो ये हो गया 25 गुना 3, 25 का बाहर निकलता 25, 2 से होता तो 50 बनता, और ये रूट 3, 50 का सिर्फ 5 लिखते हैं और रूट 3 का 1.7, ये हो गया 85 के लमसम में। तो इससे करके आपको जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, जल्दी। तो इस तरह का चीज आप सीखते रहिए, जितना फास्ट आप सीखिएगा ना उतना देखिएगा एग्जाम में फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 80। ये है जेई मेन 2012 का क्वेश्चन। देखिए लास्ट लाइन क्वेश्चन का, देखिए लास्ट लाइन क्या बोलता है, लास्ट में वाटर कमिंग आउट फ्रॉम बोथ होल स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम पॉइंट, यानी दोनों के लिए, ऊपर से और नीचे के लिए दोनों के लिए क्या हो गया, रेंज सेम। तब ना होता है रेंज सेम, जब ऊपर का हाइट और नीचे का हाइट दोनों सेम हो। ऊपर का जहाँ पे होल किया गया वो एच, और नीचे भी सेम उतना ही डेप्थ पे, जितना ऊपर में डेप्थ था उतना ही हाइट पे नीचे में होल कर दिया जाए, तभी ना सेम रेंज आता है। यानी कि इसमें H1 और H2 दोनों बराबर होगा, ऊपर का हाइट और नीचे का हाइट सेम होना चाहिए, यानी दोनों का रेशियो चाहिए तो 1:1 सेम रहेगा, तभी जाके रेंज सेम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 84। ये है जेई मेन 2012 का क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये क्वेश्चन IIT 2010 में, IIT एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी, तो इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए आप लोग और देखिए करके। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 2 होल है, एक स्क्वायर जैसा होल है, स्क्वायर शेप का होल है और एक सर्कुलर होल है। इसका डेप्थ h है और इसका पानी से डेप्थ है 4h। तो ये बताइए यहाँ से जो पानी निकलेगा V1 वो होगा √2GH, और यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका हो जाएगा √2G, h के जगह पे 4h। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है, कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो, लास्ट में लिखा है कि रेट ऑफ फ्लो फ्रॉम बोथ द होल्स इज सेम। तो रेट ऑफ फ्लो दोनों होल से सेम है, तो यहां से रेट ऑफ फ्लो, यहां से रेट ऑफ फ्लो सेम कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं, वही कंटिन्यूटी वाला V1A1, इसी को ना बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। तो कह रहा है कि दोनों सेम है, तो V1A1 बराबर V2A2। अब इसको सॉल्व सिर्फ करना है, तो V1 हो गया √2GH इंटू एरिया, इसका एरिया, यह स्क्वायर है ना, स्क्वायर का लेंथ कितना दिया हुआ है, स्क्वायर का लेंथ है L, तो L स्क्वायर हो गया। V2 के लिए √2GH के जगह 4H इंटू एरिया, ये तो सर्किल का एरिया है, पाई स्क्वायर, सर्किल का रेडियस दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करके हमको R निकालना है, सॉल्व करते हैं। √2GH तो कट गया 2GH से, ये 4 का रूट से बाहर निकला तो 2 निकला, यहाँ L स्क्वायर, ये 2 पाई R स्क्वायर, इसलिए R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर बाई 2 पाई। R बराबर कितना हो जाएगा, L बाई इसका रूट हो जाएगा L बाई √2 पाई, यानी इसका आंसर हो गया A।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। ठीक है, अपने नोट्स में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेंचुरी मीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है ये पॉइंट, तो इसलिए एक बार इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वेंचुरी मीटर एक्चुअली में लिक्विड जब किसी पाइप में फ्लो करता है तो उसका स्पीड निकालने का काम आता है। वेंचुरी मीटर से हम लोग जो लिक्विड फ्लो करता है उसका स्पीड निकालते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या है वेंचुरी मीटर। तो ये हो गया वेंचुरी मीटर का स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए पाइप है यहाँ पे मोटा डायमीटर वाला और यहाँ पे पतला डायमीटर हो गया। ठीक, अब इसको समझते हैं कि कैसे करके वो वेलोसिटी निकाला जाता है। वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल इस वेलोसिटी को निकालने में होता है, कितना स्पीड है लिक्विड का। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये बताइए कि ये वेलोसिटी, यहाँ पाइप पतला है, यहाँ पे पाइप पतला है कहने का मतलब एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना बर्नौलीज थ्योरम कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम। तो यहाँ पतला है तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम, यानी यहाँ का प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर कम होगा और ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब जितना प्रेशर रहेगा उसी के अनुसार ये हाइट होगा लिक्विड का। हम लोग पढ़े ना कि रो जी एच होता है, पी नॉट प्लस रो जी एच। यहाँ का प्रेशर पी नॉट और ये हाइट है एच, तो रो जी एच करेंगे। अब देखिए इसमें इतना दूर है, इसमें कितना दूर है, इतना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है ना, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है मतलब ये हाइट ज़्यादा होना चाहिए, रो जी एच। इसमें ये एच ज़्यादा रहेगा और ये एच कम रहेगा। तो इन दोनों का जो लेवल का यदि अंतर देखा जाए, इन दोनों का जो लेवल का अंतर है ये है एच, तो प्रेशर का डिफरेंस निकल जाएगा। ये दोनों जो प्रेशर, ये ज़्यादा प्रेशर ये कम प्रेशर, तो प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 ये ज़्यादा है ना, तो ये जो लेवल, क्योंकि रो जी H1 करेंगे और रो जी H2 करेंगे, रो जी H1 में से H2 को घटाएंगे तो H ही ना बनेगा, तो प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा रो जी H। ये हो गया डेल्टा P, प्रेशर का डिफरेंस। तो ये दोनों पॉइंट के बीच यदि प्रेशर देखा जाए तो ये जो लगा हुआ है पाइप ऊपर की तरफ, पाइप, इसके लेवल से इसका लेवल और इसका लेवल का जो डिफरेंस है H, इससे हम लोग प्रेशर का डिफरेंस तुरंत निकाल लेंगे, रो जी H। अब हम लोग को पता है कि प्रेशर का डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा P। इन दोनों के बीच के प्रेशर का डिफरेंस फार्मूला होता है रो बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एक इक्वेशन आ गया। और डेल्टा P बराबर कितना है, रो जी H, एक इक्वेशन आ चुका। और दूसरा, इन दोनों में कंटिन्यूटी का इक्वेशन लगा दीजिए, V1A1 बराबर V2A2। दूसरा इक्वेशन हो गया V1A1 बराबर V2A2। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन से जो भी इसमें सॉल्व करना होगा हम लोग कर लेंगे। इसमें बस यही बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रेशर कम है तो ये हाइट कम रहेगा, ये प्रेशर, ये वाला प्रेशर ज़्यादा है तो ये हाइट ज़्यादा रहेगा। इन दोनों के बीच प्रेशर का डिफरेंस बस इसके हाइट के डिफरेंस से पता चल जाता है। ये जो हाइट है ना, इसी के डिफरेंस इन दोनों का प्रेशर पता चल जाएगा। देखिए प्रेशर का डिफरेंस रो जी एच होगा। तो इतना ही पढ़ना वेंचुरी मीटर में, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इससे क्वेश्चन भी बहुत रेयर पूछा गया है, इसे हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, बस देख लीजिए एनसीईआरटी का है तो ठीक है। आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड पे ध्यान रखिएगा। जो हम टेक्निक बताए हैं एलिमिनेशन का कि कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, या फिर ऑप्शन में यदि क्वेश्चन में सॉल्व करना हो, न्यूमेरिकल हो, उसमें क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, तो कैसे इजीली उस कैलकुलेशन को कर लिया जाता है फास्टली, उसको आप जल्दी से जल्दी सीखिए और अपनो इम्प्लीमेंट कीजिए।